नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर। मैं एस के शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या है, इसमें से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आप जो प्रारंभिक परीक्षा है और मुख्य परीक्षा है उसके पाठ्यक्रम के अनुसार किस प्रकार से पढ़े। हम यहाँ पर बहुत ही व्यवस्थित और रचनात्मक तरीके से आपको पाठ्यक्रम के प्रत्येक टॉपिकों को आसानी से करवा सकते हैं और आपकी वह विजुअलाइजेशन डेवलप करेंगे जिसके माध्यम से आप सभी व्यवहारिक प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएं। जैसा कि हम आजकल के यूपीएससी के रुझान को देखते हुए देख रहे हैं कि अधिकतम प्रश्न जो आपके आते हैं प्रौद्योगिकी से रिलेटेड, वह सब आपके आसपास के व्यवहारिक ज्ञान और आसपास की प्रौद्योगिकी के आधार पर ही आते हैं। उसी आधार पर इस नए पैटर्न के बदलाव को देखते हुए, यूपीएससी के रुझान को देखते हुए, हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की समस्त बारीकियों को समझते हुए बहुत ही आसानी से आपको सारे टॉपिक बड़े आसान तरीके से, व्यवस्थित रूप से, रचनात्मक रूप से और बहुत ही नवाचार के साथ आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे कि गत वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण क्या था, ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम आज देखेंगे कि पाठ्यक्रम क्या है प्रारंभिक परीक्षा का और मुख्य परीक्षा का। इसके बाद हम एक ऐसी रणनीति बनाएंगे, एक ऐसी अचूक रणनीति बनाएंगे जिससे हम यह देख सके, यह समझ सके कि प्रारंभिक परीक्षा में आप सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएं। और अंत में इस बार के आए हुए कुछ प्रश्नों को लेते हुए मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर आप प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करें, किस प्रकार से टैकल करें और किस प्रकार से एक व्यवहारिक ज्ञान की मदद से बिना बड़े बड़े मटेरियल पढ़े हुए और बहुत सी चीज़ों को रटे हुए भी आप आसानी से सभी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। दोस्तों, हमारे अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर आप सभी की मानसिकता को समझते हुए यहाँ पर टेस्ट सीरीज का भी प्रावधान है, जिसमें आपको प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज और यहाँ वीकली मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा में प्रत्येक स्तर पर अपने आप को जांचना अत्यंत आवश्यक है। उसी आवश्यकता को देखते हुए एक बहुत ही उपयुक्त टेस्ट सीरीज का प्रावधान हमने हमारे अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव पर रखा है आप सभी के लिए। और इसी के साथ साथ हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और समसामयिकी जैसे मुद्दों पर आपके लिए करंट अफेयर्स और सभी ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जिनको आपको जानना अत्यंत आवश्यक है, उन सभी पर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज लॉन्च होने जा रहे हैं और कुछ कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं जो कि आपको हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। हमारे इस प्लस प्लेटफॉर्म की जो फीस है, आपको मंथली सब्सक्राइब अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी राशि होगी 7,000 रुपये प्रति मंथ। परंतु मैं दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि सिविल सेवा परीक्षा कुछ चंद महीनों की परीक्षा नहीं है। अगर आप इसमें उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो आपको सतत और निरंतर तैयारी करनी होगी और यह कम से कम 10 से 15 महीनों की कड़ी मेहनत वाली परीक्षा है। इसीलिए दोस्तों आपको मेरे अनुसार 12 महीने का कोर्स सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा तो दोस्तों यह है कि इसकी जो फीस होगी वह मात्र 2900 रुपये पर मंथ होगी और यह पैसे सिविल सेवक बनने के लिए कोई ज़्यादा नहीं है। और दूसरा जो सबसे बड़ा फायदा है, अगर आप हमारे साथ प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार तक जुड़े रहते हैं तो हम आपकी व्यक्तिगत पर्सनैलिटी के अनुसार, आपके सभी कमियों को देखते हुए आपके अनुसार रणनीति बनाकर इस सेवा में और इस यात्रा में आपके भागीदार बन पाएंगे और हम आसानी से समझ पाएंगे कि आपको किस चीज़ की, किस मटेरियल की, किस टॉपिक को किस प्रकार से समझना है। तो यह पूरी तरीके से आपके लिए एक पर्सनलाइज्ड प्लेटफॉर्म होगा जहां पर हम आपको मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। और यहाँ पर हमारे दोस्तों, अगर हम बात करें तो आपके 65 से भी ज़्यादा ऐसे एजुकेटर हैं जो आपको पढ़ाएंगे। प्रत्येक विषय के आपके 3 से 4 एजुकेटर होंगे। दोस्तों, अगर आपको पता हो दिल्ली का, मुखर्जी नगर का, तो अगर आप वहाँ पर किसी भी विषय में या किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में जाकर पढ़ने जाते हैं तो वहाँ की फीस 1.5 से 2 लाख रुपए बैठती है। और किसी भी संस्थान की मैं गारंटी ले सकता हूँ दोस्तों, वहाँ पर आपको 2 या 3 विषय से ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे, या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है कि वह भी विषय अच्छे नहीं होते और उनमें भी आपको पूरा सिलेबस, पूरे कोर्स की गारंटी कोई नहीं दे सकता। परंतु यहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म पर आपके पास सिर्फ 35,000 रुपये में, सिर्फ मात्र 35,000 रुपये सालाना में अगर आप तुलना करेंगे तो यह फीस सिर्फ दिल्ली के टेस्ट सीरीज की ही होगी। इसमें हम आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, टेस्ट सीरीज और पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं।
वो भी घर बैठे। मुझे नहीं लगता आपके लिए इससे ज़्यादा अच्छा कोई और अवसर हो सकता है। और आपके पास ऑप्शन भी है कि आप एक ही सब्जेक्ट 4 अलग अलग टीचरों से भी पढ़ सकते हैं। जिस टॉपिक में आप वीक हैं उसकी रिकॉर्डिंग आप बार बार देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यही सर्वथा उपयुक्त अवसर है आपके लिए, आप इसे जल्दी से ज्वाइन कीजिए। और दूसरी बात दोस्तों, इसमें एक और प्रावधान है। अगर आप हमारे इस कोड SS लाइव को सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी जो फीस है उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, छूट मिलेगी, और आपकी फीस मात्र 31,500 हो जाएगी। तो यह तो एक विन विन सिचुएशन हुई कि मात्र 31,500 में आप पूरे साल भर की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह हमारे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। हमें 4 साल से का टीचिंग अध्यापन का अनुभव है। इस यात्रा में हमने नए नए तरीकों का प्रयोग करते हुए बहुत से छात्रों को सफलतापूर्वक सिविल सेवा में चयनित करवाया है। हमने कई बार UPSC इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा में भी भाग लिया है। और इसी के साथ साथ हमने राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव जैसी सर्विसेज में भी चयन प्राप्त किया है। यहाँ आप हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। तो दोस्तों, यह तो हो गई हमारे बारे में बात। अब हम बात करते हैं हमारे आज की पहले टॉपिक की। तो दोस्तों, किसी भी जंग को लड़ने के लिए, किसी भी युद्ध को लड़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उसकी रणनीति। और रणनीति के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा सामना किससे है, जो सामने वाला युद्ध करने वाला शत्रु है। जैसा कि आपके लिए जो सिविल सेवा परीक्षा है उसमें कौन कौन से ऐसे हथियार होंगे जिससे UPSC आपको घायल करेगा, तो उसी की समझ पाने के लिए UPSC ने एक पाठ्यक्रम दिया है जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में आपको सिर्फ एक बिंदु दिया गया है, सामान्य विज्ञान, जो कुछ भी सही तरीके से स्पष्ट नहीं करता है। परंतु अगर हम इसके अंदर घुसें और देखें तो सामान्य ज्ञान मुख्यतः 3 प्रकार से होगा। कितने प्रकार से होगा दोस्तों? 3 प्रकार से। इसमें पहला होगा आपका भौतिकी अर्थात फिजिक्स। इसमें हम भौतिक अवस्थाओं में किस प्रकार परिवर्तन होता है, क्या क्या नियम होते हैं, उन सब की चर्चा करेंगे। दूसरा आपका जो टॉपिक होगा वह होगा रसायन विज्ञान। इसमें हम आणविक स्तर पर किस प्रकार से रासायनिक क्रियाओं में परिवर्तन होता है उन सब की चर्चा करेंगे। और तीसरा होगा आपका जीव विज्ञान। इसमें जीव अर्थात ह्यूमन और एनिमल्स के किस किस प्रकार के तंत्र होते हैं, क्या श्वसन तंत्र है, क्या पाचन तंत्र है, इस प्रकार के बिंदुओं की चर्चा की जाएगी। यह तो हो गए पुराना ट्रेंड। परंतु दोस्तों, अब UPSC क्या कर रहा है, यह घिसी पिटी और पुरानी बातें ना करते हुए उसने एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चुना है जिससे आप हमेशा घिरे रहते हैं और उसी से अधिकतर प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। और वह महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों दैनिक जीवन में विज्ञान के प्रयोग, अर्थात साइंस इन एवरीडे लाइफ। इसमें आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन कौन से विज्ञान की चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से विज्ञान के प्रयोग हैं, ऐसे कौन कौन से अनुप्रयोग हैं जो हमारे जीवन को सरल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, या फिर ऐसे कौन कौन सी प्रौद्योगिकी है जिसने हमारे जीवन में रहन सहन में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। उनकी बहुत ही बारीक और बेसिक चीजें आपसे पूछी जाती रहती हैं जो आप एक सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर भी हल कर सकते हैं। यह बहुत ही पसंदीदा टॉपिक बन गया है आजकल UPSC का। इसलिए हमारे कोर्स में जो ज्यादा फोकस रहेगा वो इस पे रहेगा, क्योंकि हमें इस परीक्षा में सफल होना है। कोई मास्टरी नहीं करनी, कोई PhD नहीं करनी। इसलिए जहां से प्रश्न आने की संभावना है हम उसी को फोकस करते हुए आज के ट्रेंड के अनुसार पढ़ेंगे। अगर अब हम इस टॉपिक के अंदर बात करें और दैनिक जीवन में प्रयोग की बात करें तो आपको अगर देखा जाए तो हम प्रारंभिक परीक्षा में से कौन कौन से मुख्य बिंदु पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला मुख्य बिंदु आता है आपका अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी अर्थात स्पेस टेक्नोलॉजी। इसमें हम जानेंगे कि किस किस प्रकार के प्रक्षेपण यान हैं, क्या क्या कक्षाएं हैं, ऐसे कौन कौन से सैटेलाइट हैं जो इसरो लॉन्च करने जा रहा है, ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण मिशन हैं जिनके कारणवश हमारे भारत का राष्ट्र नाम अब वैश्विक स्तर पर बहुत सम्मान के साथ लिया जा रहा है। और जो आपका दूसरा टॉपिक होगा वह होगा ICT अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन
टेक्नोलॉजी। इसमें हम जानेंगे कि आप इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन किस प्रकार से प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दूरभाष अर्थात मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, इंटरनेट नेटवर्क हुआ, नई नई टेक्नोलॉजीज जैसे 4G 5G, इन पर आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर 4G को इस बार यूपीएससी ने LTE और VoLTE के नाम से 3G और 4G में अंतर पूछा था। ऐसे ही कई प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसी कई प्रौद्योगिकी पर हम हमारे कोर्स में बात करेंगे। और जो दूसरी बात है, अगला टॉपिक बताता है दोस्तों बायोटेक। बायोटेक अर्थात जीव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी में हम देखेंगे कि जीव अर्थात जो जीनी स्तर है, जीन है, जो गुणसूत्र है, उस स्तर पर भी हम अब विज्ञान की मदद से परिवर्तन करने में सक्षम हो गए हैं। हम DNA RNA के स्तर पर भी परिवर्तन कर पा रहे हैं और उसी के आधार पर आपने सुना होगा GM फसलों का निर्माण किया जा चुका है। इस प्रकार से GM फसलें जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम देखेंगे कि DNA, उसमें जो रिकॉम्बिनेट DNA जैसी टेक्नोलॉजीज हैं, आखिर वह क्या है। जीन साइलेंसिंग अर्थात जीन को चुप कराना या फिर कार्यशील नहीं रखना, वह क्या होता है। और किस किस प्रकार से इंड्यूस्ड RNA जैसी भी कई प्रौद्योगिकियों ने जन्म लिया है, उन सब की विस्तृत चर्चा हम बायोटेक अर्थात जैव प्रौद्योगिकी में करेंगे। हमारा अगला बिंदु है दोस्तों नैनो प्रौद्योगिकी। नैनो अर्थात 10⁻⁹। दोस्तों नैनो क्या होता है? नैनो एक इकाई है किसी भी चीज को मापने की, वह होता है 10⁻⁻⁹। अब आप जानते होंगे, आपने जब 10th में 12th में या 11th में या 9th में पढ़ा होगा, जो परमाणु का आकार होता है, जो परमाणु का व्यास होता है, वह 10⁻⁻15 है। तो सोचिए जो 10⁻⁹ होगा वह तो उस परमाणु के स्तर से भी छोटा होगा। तो इसका मतलब यह है कि आणविक स्तर पर, परमाणुविक स्तर पर भी अब हम नैनो प्रौद्योगिकी के आधार पर कुछ परिवर्तन करने में सक्षम हैं। और जब हम इस परिवर्तन को समझने जाते हैं दोस्तों, तब हम यह पाते हैं कि इस छोटे से स्तर पर बहुत ज़्यादा परिवर्तन किए जा सकते हैं। इस मिनिएचराइज फॉर्म की वजह से ही हम, उदाहरण के तौर पर अगर देखना चाहें, जो पूरी की पूरी प्रयोगशाला है जिसमें आप कभी भी अपना कोई डायग्नोस्टिक करवाते हैं, तो आपको पहले रिपोर्ट 4-5 घंटे में, 6 घंटे में, कई बार तो अगले दिन मिला करती थी। परंतु अगर नैनो प्रौद्योगिकी का हमारे भारत में सही तरीके से विकास हो पाया तो आपको पूरी लैबोरेटरी आप इतने छोटे से, देखिए इतने छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएंगे और चंद पलों, इवन कुछ सेकंड, 1 या 2 सेकंड में ही आप अपनी पूरी रिपोर्ट स्कैन कर पाएंगे। इस प्रकार से सभी क्षेत्रों में, ना केवल स्वास्थ्य क्षेत्र में, इवन बहुत सारे क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन करने में सक्षम है दोस्तों यह नैनो प्रौद्योगिकी। तो यह किस प्रकार से चमत्कार करने में सक्षम है, वह सब हम यहाँ पे नैनो प्रौद्योगिकी में देखेंगे। और दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है हमारे देश की सुरक्षा का, वह है प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी अर्थात डिफेंस प्रौद्योगिकी। इसमें हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन सी मिसाइल है जो इस DRDO जनरेट कर रहा है, किस प्रकार से हमारी नई नई मिसाइलों की कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, हम कौन कौन से हथियार है जो रूस से खरीद रहे हैं और उनकी क्या क्या उपयोगिता है। क्योंकि किसी भी देश को जब आगे बढ़ना होता है तो बड़े राष्ट्रों से खतरा होता है और कई शत्रु राष्ट्रों से भी खतरा होता है, जैसे कि पाकिस्तान। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी सुरक्षा अपने हाथ होती है, तो हमें प्रतिरक्षा बढ़ानी पड़ेगी। प्रतिरक्षा बढ़ाने के लिए भी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान होगा वह प्रौद्योगिकी का होगा। तो प्रौद्योगिकी में किस प्रकार से नवाचार किया जा रहा है, कौन कौन सी मिसाइलें आ रही हैं और उन मिसाइलों की क्या उपयोगिता है, क्या रेंज है, ऐसी कुछ बारीकियों को जानते हुए हम प्रतिरक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में विस्तृत और रचनात्मक ढंग से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों यह तो बात हुई प्रारंभिक परीक्षा की, और इसमें मात्र एक टॉपिक दिया गया था सामान्य विज्ञान, और कुछ प्रश्न पत्रों के आधार पर हमने निकाला कि इन सभी टॉपिकों से भी प्रश्न आते हैं। तो यह बताता है कि प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वह कभी भी अकेला नहीं पढ़ा जाता। सिविल सेवा परीक्षा में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो चाहे प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करें या मुख्य परीक्षा की, सदैव सिलेबस को पूरा पढ़े और कभी भी आपका जो एक डेस्टिनेशन
एस्पिरेशन है, जो लक्ष्य है, वह सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा पास करना तो है नहीं, हमें तो अंतिम रूप से चयनित होना है। तो इसीलिए आपको मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को भी देखना चाहिए। तो इसीलिए हमारा जो मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में पहला बिंदु है वह है दोस्तों विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इनका प्रभाव। इसमें हम जानेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हमारे भारतवर्ष में किस प्रकार से विकास किया है और ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हुए हैं जिस पर हम बहुत ज्यादा आसानी से विश्वास कर सकते हैं, और इन अनुप्रयोगों ने हमारे देश की प्रौद्योगिकी में एक बड़ा बदलाव लाया है। इसके बाद अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे कि आखिर इन सभी विकास और अनुप्रयोगों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है। उदाहरण के तौर पर सबसे बड़ा प्रभाव आप दोस्तों हम देख सकते हैं और उसे महसूस कर सकते हैं। जहां पहले ऑफलाइन कोचिंगों को दूर दूर के दराज के जो लोग हैं वह नहीं पढ़ पाते थे, सिविल सेवा की तैयारी नहीं कर पाते थे, यह प्रौद्योगिकी है, यह डिजिटल भारत ही है जिसकी वजह से हम आपके सामने आज घर बैठे उपलब्ध हैं और आपको सिविल सेवा की एक उपयुक्त और व्यवस्थित रणनीति के साथ तैयारी करवाने के लिए इस डिजिटल माध्यम के अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसने कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया है। पहले आपके पास कोई संचार का साधन नहीं था, टेलीग्राम पहुंचने में भी 2-2, 3-3 दिन लग जाते थे। अब आप कुछ सेकंडों में दोस्तों से, परिवारजनों के संबंधियों से घंटों बात कर सकते हैं। तो इसी प्रकार के कई प्रौद्योगिकी हम इस पर बात करेंगे। अगला जो आपका बिंदु है वह है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धता, देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास। इसमें हम देखेंगे कि भारतीयों, जैसे कि आपने आर्यभट्ट महान जैसे लोगों का नाम सुना होगा, भास्कराचार्य का नाम सुना होगा, ब्रह्मगुप्त जी का नाम सुना होगा, और अगर हम इस नए युग की बात करें, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय की बात करें या उसके बाद की बात करें, तो सीवी रमन जी के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग जैसे कि रमन प्रभाव, और हमारे जो बोस सर हैं उनका बोस आइंस्टाइन का प्रभाव, और इस प्रकार से कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ते हुए आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम सर जी जैसे जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, उन सभी की उपलब्धियों की एक विस्तृत और व्यवस्थित चर्चा हम इस बिंदु में करेंगे। फिर हम जानेंगे कि देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास आखिर हुआ क्या है। देशज रूप से अब आप जानते ही होंगे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में हम प्रौद्योगिकी में इतने सक्षम नहीं थे, पर आज इसरो ने इतना सक्षम बना दिया है हमें कि वैश्विक स्तर पर हमारे गुणगान किए जा रहे हैं। तो किस प्रकार से किस किस प्रौद्योगिकी को हम देशज रूप पर इंडिजीनियसली डेवलप करने में सक्षम हुए हैं, उन सब की चर्चा हम इस बिंदु में करेंगे कि आखिर ऐसी कौन कौन सी प्रौद्योगिकी है जिसको हम इंडिजीनियसली डेवलप कर पा रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि नई प्रौद्योगिकी अर्थात न्यू टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हो रहा है, ऐसी कौन कौन सी नई तकनीकी हैं जो अभी वैश्विक स्तर पर ज्वलंत मुद्दा बनी हुई हैं। जैसे कि हाल ही में चीन ने 5G लॉन्च कर दिया है और रोबोटिक्स की दुनिया में, सुपर कंप्यूटर की दुनिया में वह छाया हुआ है। उसी तरह की कई प्रौद्योगिकी जैसे कि 5G हमारे जीवन में आमूलचूल परिवर्तन करेगा, 4G कर चुका है, फाइबर नेटवर्क आ चुके हैं। ऐसी कई प्रौद्योगिकी की चर्चा हम हमारे इस बिंदु में करेंगे। अगला और अंतिम जो पॉइंट है उसमें काफी पॉइंट्स दिए हुए हैं और वह बहुत महत्वपूर्ण है। आपका अगला पॉइंट है सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विषयों में जागरूकता। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी अर्थात आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हम वह सभी प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे जो हमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन देती हैं, जैसे कि लैपटॉप, इंटरनेट, फोन इत्यादि। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हम कक्षाएं, प्रक्षेपण, सैटेलाइट, उपग्रह आदि चीजों की चर्चा करेंगे। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में हम जानेंगे कि कंप्यूटर की आधारभूत चीजें क्या हैं जिनसे एक सिविल सेवक को वाकिफ होना जरूरी है, क्योंकि यह प्रौद्योगिकी का जमाना है और आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए, तभी आप सक्षम रूप से राज्य की सेवा में तत्पर हो पाएंगे।
नैनो प्रौद्योगिकी अर्थात आणविक स्तर पर क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ऐसे कौन कौन से नैनो मिशन हैं जिसमें इंडिया किस प्रकार से ग्रोथ कर रहा है, उन सब की बात हम यहाँ करेंगे। जैव प्रौद्योगिकी में अर्थात बायोटेक्नोलॉजी में हम जानेंगे कि जीन स्तर पर, गुणसूत्रों के स्तर पर किस प्रकार से हम डीएनए में परिवर्तन करने में अब सक्षम हो चुके हैं और उस परिवर्तन के कारण किस किस प्रकार से नए उत्पाद जैसे जीएम फसलें आ रही हैं और यह एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। अब बात आती है बौद्धिक संपदा अधिकार अर्थात आईपीआर। आईपीआर क्या है दोस्तों? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इस बिंदु में हम कुछ बेसिक चीजें जानेंगे कि आईपीआर आखिर होता क्या है, ऐसे कौन कौन से अधिकार हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में नए नए नवाचार हो रहे हैं तो उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कुछ बौद्धिक संपदा अधिकार हमें दिए गए हैं, तो उनको किस प्रकार से पालना किया जाए, आखिर ट्रेडमार्क क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, इस तरीके की चीजों की हम इस यहाँ पे चर्चा करेंगे और इसी के बारे में जागरूक बनाते हुए एक व्यावहारिक, रचनात्मक और नवाचार के साथ आपको सारी चीजों को यहीं पर याद करवा देंगे। हम आपको कोई बड़े बड़े पोथी और मटेरियल्स का वादा नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ आपसे जितना भी होगा व्यवहारिक ज्ञान के तरफ जिज्ञासु होते हुए सारी चीजों को याद करवाएंगे, ताकि आपके खुद के अंदर ही इतना इंटरेस्ट जनरेट हो जाए कि जब हम लाइव चैट पर आपसे बात करें तो आपके क्वेश्चन और हमारा जो कम्युनिकेशन है वह बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हम आपके सारी चीज़ों को ढंग से हल कर पाएं, यही हमारा एक लक्ष्य है। और दोस्तों, एक टीचर को यही चीज़ सांत्वना प्रदान करता है कि वह अपने टॉपिक को समझाने में पूर्ण रूप से सफल हो गया है। तो दोस्तों, यह तो हमने जाना पाठ्यक्रम। अब यह देखना भी अत्यंत जरूरी है कि गत वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण क्या था। यहां आप देख सकते हैं कि इस साल 11 प्रश्न आए थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से और पिछले साल 13 थे। और अगर हम पिछले 8-9 सालों का अगर एवरेज अर्थात औसत निकालें दोस्तों, तो वह होगा 8 से 9 प्रश्न आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से आते हैं। तो दोस्तों, आपको अब मैं ज्यादा कुछ ना बताते हुए सिर्फ यह बताऊंगा कि जहां पे सिविल सेवा परीक्षा में चयन होने की संभावना 1% से भी कम है, जो कि इंडिया का ही नहीं एशिया का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, और जहां सफल होने की संभावना 1% से भी कम है, वहां पर अगर 8 से 9% प्रश्न सिर्फ और सिर्फ विज्ञान प्रौद्योगिकी से आ रहे हैं तो यह विषय कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और जो महत्वपूर्ण बात है दोस्तों वह यह है कि इन 11 प्रश्नों में जो आपके 8 प्रश्न थे दोस्तों, वह सीधे सीधे दैनिक जीवन की प्रौद्योगिकी से ही संबंधित थे। तो यानी कि अब हमें पुराने ट्रेंड को बदलते हुए दैनिक जीवन की आसपास की कौन कौन सी प्रौद्योगिकी हैं उन पर चर्चा करते हुए व्यवहारिक ज्ञान के साथ पढ़ना है, ताकि उनकी आधारभूत चीज़ों को हम समझ सके। हमें वह जिज्ञासुपना होना चाहिए और वह विजुअलाइजेशन पावर होनी चाहिए, ताकि आप इन सब चीज़ों को आसानी से समझ सकें। क्योंकि हमेशा सिविल सेवा परीक्षा एक व्यवहारिक परीक्षा है, यहाँ पर आपके एप्टीट्यूड से कहीं ज़्यादा एटीट्यूड पर ध्यान दिया जाता है, और यह पे जो कथन प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वह सक्षम होते हैं कि आप किस प्रकार से सोचते हैं, आप कितने व्यवहारिक हैं, और जो डेली लाइफ की जो चीजें हैं उन्हें किस प्रकार से डील करते हैं। तो इन्हीं सबको समझने के लिए आखिर हमें पढ़ना क्या है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर आपको सही रणनीति के साथ पढ़ना है तो आपके पास एक उपयुक्त रणनीति होनी चाहिए, और उसी को समझने के लिए अब हम देखते हैं कि आखिर प्रारंभिक परीक्षा के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए। दोस्तों, रणनीति जो भी होती है हमेशा व्यक्तिगत होती है। यह मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप 6 घंटे पढ़े, 7 घंटे पढ़े, इस टाइम पर पढ़े, ये पढ़े, वो ना पढ़े। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वह बेसिक फिलॉसफीज बताने आ रहा हूं, वह बेसिक सिद्धांत बताने आ रहा हूं जिस पर आप अपनी व्यक्तिगत रणनीति निर्धारित करेंगे। और उसी रणनीति में जो हमारी पहली फिलॉसफी और पहला जो सिद्धांत होगा वह होगा सीमित संसाधन और अधिकतम रिवीजन। दोस्तों, यह जो सिविल परीक्षा है भाइयों ध्यान रखिएगा, यह जो सिविल सेवा परीक्षा है उसमें यह सिलेक्शन से ज्यादा रिजेक्शन का प्रोसेस है। अगर आप के अंदर जितने भी विद्यार्थी उनमें अधिकतम विद्यार्थी मेधावी होंगे, इसीलिए सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने आ रहे हैं, तो इसीलिए आपको
चयनित होने की बजाय इस पर ज़्यादा ध्यान देना है कि कहीं यूपीएससी हमारे अंदर वह कुछ कमियां ना देख ले जो एक सिविल सेवक बनने से हमें रोक ले। और उसमें सबसे बड़ी और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ना दोस्तों, वह है कि आपके पास हमेशा सीमित संसाधन होने चाहिए, क्योंकि इस प्रौद्योगिकी का एक अभिशाप भी है कि मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स हैं और हर मटेरियल आपका मन ललचाने के लिए तत्पर रहता है। और अगर आप यह सोचते हैं कि ज़्यादा मटेरियलों से विभिन्न प्रकार से पढ़ने के लिए अलग अलग जगहों से पढ़ने पर आपका ज्ञान बढ़ेगा, तो दोस्तों आप बिल्कुल गलत हैं। आपके जो संसाधन होने चाहिए वह सदैव सीमित होने चाहिए। आपका हर टॉपिक का संसाधन कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और वह 2 संसाधन बहुत ही आधारभूत होने चाहिए, ऑथेंटिकेटेड होने चाहिए और भारत सरकार द्वारा मान्यकृत होने चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे कि एनसीईआरटी तो आपका रामबाण है ही, आपको एनसीईआरटी का एक एक शब्द एक एक वर्ण अच्छी तरीके से समझ लेना है। ऐसे ही न्यूज़ भी एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स है। और दोस्तों अगर हम बात करें तो जो आपका इंडिया ईयर बुक आती है वह भी एक महत्वपूर्ण ऑथेंटिकेटेड सोर्स है। इसी प्रकार के आधारभूत सोर्सों को लेते हुए हमें पढ़ना है, और जो हमारा लक्ष्य होगा वह सदैव पाठ्यक्रम होगा। पाठ्यक्रम का एक एक बिंदु आपको रटा होना चाहिए। जब भी आप कोई भी टॉपिक समसामयिकी में, चाहे आप दैनिक जागरण पढ़ते हो या फिर हिंदू पढ़ते हो, दोनों में जब भी आप कोई एडिटोरियल पढ़े तो आपको पता होना चाहिए कि यह एडिटोरियल हमारे सिलेबस के किस पार्ट से रिलेट करता है, किस टॉपिक में आता है, गत वर्ष के प्रश्न पत्र में किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे और इसकी क्या उपयोगिता है। इन सभी चीजों को अगर आपके माइंड में आपने रख लिया तो दोस्तों मान लीजिए आपका 20 से 30% काम हो चुका है। आपकी रणनीति और पथ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है और मंजिल पर आप निसंदेह ही पहुंच जाएंगे। इसीलिए सदैव पाठ्यक्रम आपका रट लेना है, मन में याद करना। अगर आपको कोई नींद से जगा के भी पूछता है कि भाई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पाठ्यक्रम क्या है, तो आपको नींद में भी बोल देना है। इस प्रकार से आपका तैयारी होनी चाहिए। तो यह तो बात हो गई सीमित संसाधन की कि आपको हर कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ही कम सोर्स हो और लिमिटेड सोर्स हो, आधारभूत सोर्स हो। यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है सिविल सेवा परीक्षा में चयनित होने का। दूसरी जो बात है वह है अधिकतम रिवीजन। दोस्तों इस सिविल सेवा परीक्षा में हर विद्यार्थी का, हर छात्र का, हमारे पास छात्र आते रहते हैं और पूछते रहते हैं सर हमारा मोटिवेशन डाउन है, हम मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए क्या करें। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक रामबाण दूंगा, अधिकतम रिवीजन। आप किसी भी टॉपिक का जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ रिवीजन करेंगे, आज का काम आज करेंगे। और दोस्तों सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, कभी भी एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती नहीं की जाती। अगर मान लीजिए आप किसी काम में आज फंसे हुए हैं और किसी कारणवश आज रिवीजन नहीं कर पाए, जो आज पढ़ाया वह नहीं पढ़ पाए, तो कल आप आज के पढ़ाए हुए को पढ़ने के लिए जो कल पढ़ाया जा रहा है उससे मत छोड़िए। आज का काम आज ही होता है। अगर आपने आज गलती की तो आप आज की गलती को सुधारने के लिए कल दोबारा गलती थोड़ी ना करेंगे। सबसे पहले जो कल पढ़ाया गया है वह पढ़िए, उसके बाद में समय निकालकर कम सोकर या कैसे भी व्यवस्था कर जो आज पढ़ाया गया है वह पढ़िए। सदैव आपको आज का काम आज करना है, और अगर आपने रिवीजन किया, आज का काम आज किया, तो आपको क्या होगा, अधिकतम रिवीजन होगा। और अगर आपका अधिकतम रिवीजन हो गया दोस्तों, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहेगी कि मोटिवेशन किस प्रकार से प्राप्त करें, क्योंकि आपका रिवीजन अच्छा है तो आपको सब्जेक्ट पे कमांड होगी, कॉन्फिडेंस होगा। जब आप प्रश्न पत्र हल करेंगे तो सफलता रूप से आप है ना सारे के सारे प्रश्नों को हल कर पाएंगे, और सफल रूप से प्रश्नों को हल करने से बड़ा मोटिवेशन हो ही नहीं सकता। मैं आपको बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, सिर्फ यह कहूंगा कि जितना ज्यादा रिवीजन उतना ज्यादा मोटिवेशन, उतनी ज्यादा सफलता। यही एक रामबाण है इस तैयारी का। दूसरा बिंदु हमारा है अत्यंत सारगर्भित नोट्स और बिंदुवत नोट्स। अब दोस्तों बात आती है सारगर्भित और बिंदुवत नोट्स की। देखो दोस्तों मार्केट में बहुत सारा कुक्ड मटेरियल अवेलेबल है, परंतु आपके हमेशा स्वयं के व्यक्तिगत बिंदुवत नोट्स होने चाहिए, क्योंकि हमारे जो नोट्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी इस बात पर,
हमारे जो नोट्स होते हैं वह सब हमेशा व्यक्तिगत होंगे, वह इसी प्रकार से बनाए गए होंगे कि जो जिनमें हमें क्या क्या हम भूलते हैं, क्या हमें इम्पोर्टेंट लगता है और कौन कौन सी हमारी कमियां हैं, उसके आधार पर बनते हैं आपके नोट्स। तो वह केवल आपके अनुसार होते हैं, इसीलिए व्यक्तिगत नोट्स बनाना अत्यंत आवश्यक है। और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों, जब भी आप अपने नोट्स बनाएंगे तो जो आपका माइंड होगा वह क्या होगा, क्रियाशील अवस्था में होगा। और दोस्तों, यह तो विज्ञान ने प्रूफ कर ही दिया है कि जब भी हमारा मस्तिष्क क्या होता है, क्रियाशील अवस्था में होता है, तो हमें सारी चीजें आसानी से और ज्यादा देर तक याद रहती हैं। इसीलिए व्यक्तिगत नोट्स, बिंदुवत नोट्स सदैव बनाएं। अब दोस्तों, अधिकतर छात्र हमसे पूछते हैं कि सर नोट्स बनाने का तरीका क्या है, आखिर सही तरीके से नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक लाइन में जवाब देना चाहूंगा, समय ना खराब करते हुए, कि आपके जो नोट्स होंगे वो सदैव 10 पेज के, अगर कोई आप मटेरियल पढ़ रहे हैं तो वह कन्वर्ट होके सिर्फ 1 पेज के रह जाने चाहिए। इतने सारगर्भित और बिंदुवत होने चाहिए, चाहे आप कोई भी निमोनिक्स यूज करें, कोई भी टेक्निक यूज करें, उसमें सदैव आपके नोट्स जो 10 पेज का मटेरियल हो वह 1 पेज में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। अर्थात अगर 300 पन्नों का कोई मटेरियल है तो वह 30 पेज से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। और जब आप खुद यह प्रैक्टिस करेंगे तो वह 30 पेज भी आपके 15 या 20 पेज में ही समाप्त हो जाएंगे, अगर आपको सही तरीके से नोट्स बनाना आता है तो यही एक मेन लक्ष्य होता है नोट्स का, कि अत्यंत सारगर्भित हो, लिमिटेड हो और आपकी कमियों के अनुसार हो, आपके अनुसार हो। इसीलिए नोट्स बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, यह जो पॉइंट है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप सिविल सेवक बनना चाहते हैं, कि कड़ी मेहनत। देखो, बिना अपनी कड़ी मेहनत के कुछ नहीं होता। अगर आपको सिविल सेवा परीक्षा पास करनी है तो आपके अंदर कड़ी मेहनत का गुण होना ही चाहिए, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि बहुत सब कुछ आसानी से हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों, जो भी कुछ आसानी से मिलता है वह परमानेंट नहीं होता, और एक सिविल सेवा में आपको पूरे राज्य की जिम्मेदारी संभालनी है, इसलिए कड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी और इसका कोई भी और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। और जब ये बात दोस्तों देखो, ये अधिकतर हिंदी मीडियम छात्र हो या अंग्रेजी माध्यम का छात्र हो, आजकल के परिवेश में है सबसे ज़्यादा कमी वाला बिंदु है कि लोग जब भी पढ़ते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड से नहीं पढ़ते हैं। फ़ोन खुला हुआ है, लैपटॉप खुला हुआ है, कहीं से चैटिंग करते करते पढ़ रहे हैं, कानों में गाने सुना लगा कर पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एकाग्रता होनी ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप पढ़ें तो आपका जो माइंड है वह सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में हो, किसी और जगह ना हो। तो अगर आप 7 घंटे पढ़ें, चाहे 6 घंटे पढ़ें या 5 घंटे पढ़ें, वह पर्याप्त होंगे। पर अगर आप 5 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो प्रत्येक सेकंड आपका सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे समर्पित होना चाहिए। और जब भी आप पढ़ें, जो आपका माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ही होना चाहिए। तो यह आपको खुद अपनी निरंतर प्रयास से अर्जित करना होगा। फिर जो अगला पॉइंट है वह है धैर्य। दोस्तों, 1.5 साल का टाइम कोई कम नहीं होता। 12 से 15 महीने सिविल सेवा परीक्षा में घर बार, सारे रिश्तेदार नातों से दूर और सिर्फ पढ़ाई को देना, यह आपका एक लाइफ चेंजिंग एक्सपेरिमेंट साबित होता है। इसीलिए इस परीक्षा में धैर्य की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो आपका सबसे पहला और सबसे बड़ा दोस्त होगा वह होगा धैर्य, क्योंकि हर 10-15 दिन में आपका मन विचलित होगा। आप सोचेंगे कि क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो सिर्फ और सिर्फ तब धैर्य ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आश्वासन देगा और आपको आगे बढ़ने में सहायता करेगा। इसलिए धैर्यशील बने और निरंतर प्रयास करते रहें। और अगर आपको अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करनी है दोस्तों, अक्सर हिंदी माध्यम के छात्रों में यह समस्या होती है कि हम चीज़ों को विजुअलाइज नहीं करते, रटते हैं, और रटने की वजह से ही दिन प्रतिदिन हिंदी मीडियम के छात्रों का जो रिजल्ट है वह कम होता जा रहा है। उसी वजह से अगर आपको अब अपनी रणनीति में चेंज करना है, अगर हिंदी माध्यम में अधिकतम सफलता अर्जित करनी है, तो दोस्तों हमें पढ़ने का तरीका बदलना होगा। रटने की बजाय, चीज़ों को याद रखने की बजाय चीज़ों को विजुलाइज करना होगा। जिज्ञासूपन के साथ हर चीज़ को सोचना होगा। उदाहरण के तौर पर, अगर आप मार्केट में यह फ़ोन खरीदने जाते हैं या फिर कोई भी गैजेट खरीदने जाते हैं, तो आपके मन में एक जिज्ञासा होनी चाहिए कि इस फ़ोन की अगर कीमत 20,000 है और दूसरे फ़ोन की 12,000
1000 है तो दोनों में क्या क्या अंतर है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, कितनी मेमोरी है और क्या काम आता है, क्या इसकी कमियां हैं। इस प्रकार से जब भी आप कोई विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तत्व से जुड़े या फिर अपने आसपास कोई भी प्रौद्योगिकी देखें, जैसे कि मैं आपको अब डिजिटल माध्यम के दौरान पढ़ा रहा हूं, तो आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसी क्या प्रक्रिया है जिसकी वजह से हम लाइव आपसे बात करने में सक्षम हैं, जिनका विकास हमारे देश में कर लिया गया है। इसलिए प्रत्येक प्रौद्योगिकी को लेकर एक जिज्ञासु प्रकार की प्रवृत्ति आपके मन में होनी ही चाहिए। तो दोस्तों ये बात तो हो गई हमारे इसकी, और अगले विजुअलाइजेशन पॉइंट की हम आपसे चर्चा कर चुके हैं कि अब हम हमारे कोर्स में जब व्यवस्थित रूप से अगले लेक्चर से पढ़ेंगे तो सभी चीज़ों को विजुअलाइज करते हुए पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, ताकि आपको चीज़ों को ज़्यादा देर तक याद रख सके। इसीलिए यह तो बात हुई दोस्तों हमारे प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति की, और अब हमने देखा कि क्या वेटेज था साइंस एंड टेक का। अब हम इस साल के कुछ प्रश्न लेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप बिना ज्यादा मटेरियल पढ़े भी सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान से इन प्रश्नों को हल करने में सक्षम है। उसी श्रेणी में आपका जो पहला प्रश्न है वह है, मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका कथन है, संवर्धित वास्तविकता अर्थात ऑगमेंटेड रियलिटी में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरीके से बहिष्कृत हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, जिस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको भी हल करना है। हमने प्रत्येक कीवर्ड को अंडरलाइन किया है, प्रत्येक कीवर्ड पर गोले लगाए हैं, ऐसे ही आपको भी हल करना है। और अगर आपने ऐसा किया तो आप मान लीजिए आपके मिनिमम 20 से 30 प्रश्न के आंसर आसानी से हल हो जाएंगे। मिनिमम आपके 30 मार्क्स ऐसे होंगे जो आपके ज्यादा आएंगे, क्योंकि आप छोटी छोटी गलतियां नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों जिन्हें हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं वही हमारे जीवन में ब्लंडर घटित करती हैं, इसलिए कोई मिस्टेक सिली नहीं होती। इसलिए प्रत्येक जगह एकाग्रता होना अत्यंत आवश्यक है। और जो दूसरा आपका पॉइंट है वह है, आभासी वास्तविकता वर्चुअल रियलिटी में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की क्या होती हैं, वस्तुओं या परिवेशों पर प्रक्षेपित होती हैं। तो अर्थात हमें यह समझ में आ गया, यह जो टॉप प्रश्न है दो चीजों पर रिलेट कर रहा है। दो प्रकार की मनोरंजन संबंधित प्रौद्योगिकी होंगी, एक तो होगी ऑगमेंटेड रियलिटी, दूसरी होगी वर्चुअल रियलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या है। दोस्तों यहां देखिए, ऑगमेंटेड अर्थात संवर्धित, सब कुछ इस प्रश्न में ही छुपा हुआ है कि जो ऑगमेंटेड वर्ड है, संवर्धित यानी किसी भी चीज को बड़ा करना, उन्नत करना, ऐसी कौन सी वास्तविकता होगी। अर्थात ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होगा, ऐसी चीजें होंगी, ऐसी प्रौद्योगिकी होंगी जो एक प्रकार से उन्नत रूप से, संवर्धित रूप से चीजों को बढ़ा कर दिखाएगी, उन्नत रूप से दिखाएगी, संवर्धित रूप से दिखाएगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात करूं, जैसे कि मान लीजिए आपका यहां पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है, और ये आपका कोई खेत है। क्या है दोस्तों, यह आपका एक कोई खेत है जहां पे एक फसल उग रही है। यहाँ पे जो पर्सन है वह इंजीनियर है, उसे कहा गया है कि यहाँ पर आपको एक घर बनाना है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी क्या करवाएगी, इसके पास एक उपकरण होगा, मान लीजिए ऐसा कोई उपकरण है इस फोन के प्रकार का। तो ये क्या करेगा, आदमी इस फोन से इस फील्ड को देखेगा और इस फोन में क्या होगा, यहां पर इसके पास एक फोटो होगी कि घर किस प्रकार का बनाना है। जैसे ही वो फोटो पर क्लिक करेगा, इस फील्ड के सामने रखेगा, कैमरा क्या करेगा, ऐसी इमेज बना देगा कि वो घर बन रहा है। तो उससे क्या होगा, इस तकनीक से वह इंजीनियर ने देख पाया कि किस प्रकार से मुझे घर बनाना है और घर बनने के बाद कौन सा घर अच्छा लगेगा। इस प्रकार से विभिन्न मॉडलों का यूज कर संवर्धित वास्तविकता के द्वारा, केवल एक फोन में ही घर की इमेज थी, उसी को उसने प्रक्षेपित किया वास्तविक रूप से फील्ड पर और देख लिया कि कैसा घर बनेगा। यही उदाहरण होगा वास्तविक, आभासी वास्तविकता का ना होकर संवर्धित वास्तविकता का। क्योंकि क्या किया इसने, फील्ड को देखकर पूरा संवर्धित रूप से घर कैसा बनेगा वह देख लिया।
तो इसी आधार पर अब आते हैं हम हमारे कथन पर कि देखो, संवर्धित वास्तविकता अर्थात ऑगमेंटेड रियलिटी में एक छद्म वातावरण क्रिएट तो होता ही है। जैसा कि आपने देखा, घर की इमेज तो फोन में थी हमारे, पर इस प्रौद्योगिकी के कारण हमने खेत में देख पाए कि घर कैसा लगेगा, तो सृजित होता है निश्चित रूप से। और यह क्या कह रहा है, भौतिक संसार पूरी तरीके से बहिष्कृत हो जाएगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु है पूरी तरीके से, क्योंकि देखो मैंने उदाहरण में क्या बताया कि जो खेत है, खेत के ऊपर आपने घर बनाया है तो खेत तो वही है ना, यानी कि भौतिक अवस्था पूरी तरीके से बहिष्कृत नहीं हुई है। उसी भौतिक अवस्था पर आपने संवर्धित रूप से एक व्यवस्था का प्रक्षेपण किया है, तो इसीलिए यह बिंदु गलत हो गया। और अगर आप पहला पॉइंट अगर आपका गलत होता है तो यह ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आपके पास केवल 3 और 4 दो ऑप्शन बचे। यह आपको यह बता रहा है कि दूसरा बिंदु भी गलत ही होगा, तो आप चाहें तो उस बिंदु को छोड़ सकते हैं, परंतु अब अभी हम वर्चुअल रियलिटी को समझाने के लिए वह बिंदु भी लेते हैं। देखिए, आभासी वास्तविकता अर्थात वर्चुअल रियलिटी में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिक्षेपों पर प्रक्षेपित होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी में आपने देखा होगा कि जो भी प्रौद्योगिकी होती है उसमें आपने कई बार गेम्स में देखा होगा कि है ना, यहाँ पर एक लेंस जैसी, चश्मे जैसी एक बड़ी आकृति होती है जिसमें जो भी इमेज होती है, और उसमें है ना गेम खेलते हुए आप अनुभव करते हैं कि वास्तविकता में हम वही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप यहाँ मान लीजिए कि मेरे यहाँ पर वह लेंस, वह डिवाइस लगी हुई है और उस डिवाइस में चश्मे की जगह कुछ चित्र चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम एक पहाड़ी पर खड़े हैं, तो मुझे क्या अनुभव होगा कि मैं सही में पहाड़ी पर खड़ा हुआ हूं और मैं गिरने वाला हूं। तो इस प्रकार की जो आभासी वास्तविकता मुझे महसूस हो रही है, वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, आभासी वास्तविकता, मैं आभास कर रहा हूं कि मैं पहाड़ी पर खड़ा हूं, परंतु मैं यहां इस लेक्चर रूम में खड़ा हुआ हूं, किसी पहाड़ी पर नहीं खड़ा हुआ, परंतु यह प्रौद्योगिकी मुझे ऐसा आभास दिला रही है कि मैं पहाड़ पर खड़ा हुआ हूं, क्योंकि उस चित्र के जरिए मैं महसूस कर पा रहा हूं कि मैं पहाड़ पर खड़ा हुआ हूं और मैं गिरने ही वाला हूं। तो इस प्रकार की जो प्रौद्योगिकी होगी वह होगी आभासी वास्तविकता अर्थात वर्चुअल रियलिटी। तो इसमें क्या हुआ, कंप्यूटर पर सृजित प्रतिमाएं ने क्या किया, वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिक्षेपों पर क्या प्रक्षेपित हुई, नहीं हुई, क्योंकि यह जो डिवाइस है, इसमें जो चित्र है पहाड़ का, वह मुझे बता रहा है कि मैं ऐसा महसूस करूं कि पहाड़ पर खड़ा हुआ हूं, परंतु ऐसा नहीं है, वह वास्तविक चित्र नहीं है, वह वास्तविक जीवन पर प्रक्षेपित नहीं हो रही है, इसीलिए यह बिंदु क्या होगा, गलत होगा। अब आता है आपका तीसरा ऑप्शन कि AR अर्थात ऑगमेंटेड रियलिटी व्यक्तियों को संसार में विद्यमान तो रहने देता है, और स्मार्टफोन, जैसा कि मैंने अपने उदाहरण से बताया, स्मार्टफोन या PC के कैमरे का उपयोग का अनुभव करके चीजों को उन्नत या संवर्धित करता है, जो कि हमने हमारे इस परिभाषा में देखा था, जिसमें एक इंजीनियर ने क्या किया था, खेत में एक मकान के चित्र को लेकर उन्नत रूप से प्रक्षेपित किया था। इसीलिए थर्ड ऑप्शन सही होगा। अब थर्ड ऑप्शन सही है तो निश्चित ही आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यही एक उपयुक्त ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है कि VR अर्थात वर्चुअल रियलिटी संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर पूर्ण निमग्नता का अनुभव प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरे उदाहरण में मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूं कि एक पहाड़ पर खड़ा हूं और गिरने ही वाला हूं। तो इस वर्चुअल रियलिटी ने क्या किया, मुझे यह महसूस करवाया कि मैं संसार से पृथक हो चुका हूं, वास्तविक संसार से, और एक अलग धरातल पर पूर्ण निमग्नता के साथ यह अनुभव दिया कि मैं पहाड़ पर हूं और गिरने ही वाला हूं। इसीलिए यह ऑप्शन भी सही होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस प्रकार से एक व्यवहारिक ज्ञान और जिज्ञासुपन के साथ अगर हम अपनी प्रौद्योगिकी को देखते हैं तो आसानी से इनको हल करने में सक्षम हो पाते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि परिधेय प्रौद्योगिकी अर्थात वियरेबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में परिधेय उपकरण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निष्पन्न किया जा सकता है। अब बात आती है सबसे पहले परिधेय प्रौद्योगिकी की। परिधेय उपकरण क्या होते हैं? तो दोस्तों, ये आप यह मेरे हाथ में देख रहे होंगे और देख पा रहे होंगे कि ये जो वर्चुअल हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, ये इसे कहते हैं परिधेय उपकरण। यह एक प्रकार का टैकोमीटर
है। यह क्या करता है, आपने MI बैंड, फिटनेस बैंड, फिटबिट, इनका नाम सुना होगा। यह सारी प्रौद्योगिकी के जो परिधेय उपकरण हैं, ये क्या करते हैं, यह मुझे बताते हैं कि मैंने दिन भर में कितना चला, कितने घंटे सोया, मेरी हार्ट बीट क्या है, कितना कैलोरी मैं कंज्यूम कर रहा हूं और कितनी ज़्यादा मेरे स्वास्थ्य के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूं। उन सब चीज़ों का एक ग्राफ बनाकर यह परिधेय जो टेक्नोलॉजी है हमारे इस स्मार्टफोन से कनेक्ट रहती है एक ऐप के जरिए, और हम देख पाते हैं कि इन सारी की सारी कैलोरीज का बर्न होने का ग्राफ क्या है। उनके अनुसार हम यह ध्यान रख सकते हैं कि कितनी कैलोरीज हमें कंटेन करनी चाहिए, कितनी देर सोना चाहिए, कितनी देर व्यायाम करना चाहिए, और यही होती है परिधेय प्रौद्योगिकी और ये है परिधेय उपकरण। अब देखते हैं हमारे कथन। देखिए, पहला कथन है, यह किसी व्यक्ति के अवस्थान या लोकेशन का निर्धारण करता है। बिल्कुल सही बात है। इसमें एक GPS ट्रैकिंग डिवाइस है, मैं जहां पे भी जाऊंगा, जैसे भी जाऊंगा, उसका निर्धारण करके यह बता देगा कि मैं इस समय कहां पर हूं, इसीलिए यह कथन सही हुआ। दूसरा आपका है, किसी व्यक्ति की निद्रा की मॉनिटरिंग करता है। बिल्कुल सही बात है। यह मेरी हार्ट बीटों को नापकर यह पता लगा लेगा कि मैं कितनी देर सोया हूं, कितनी देर जागा हूं, कितने घंटे सोया हूं। तो क्या हो रहा है, निद्रा का निरीक्षण भी यह परिधेय उपकरण कर रहा है। और तीसरा पॉइंट से आप भली भांति वाकिफ होंगे कि यह श्रवण दोष व्यक्ति की सहायता करता है। आपने वृद्धजनों के कानों में कोई एक डिवाइस लगी हुई देखी होगी जिसे पहनकर वह ढंग से सुन पाते हैं, तो यह वह भी क्या होती है, परिधेय पहनने वाला उपकरण है। तो उससे क्या होता है, वह ढंग से सुन पाते हैं, यानी श्रवण दोष मुक्त हो पाते हैं। तो आपका सही आंसर होगा डी, अर्थात केवल 1, 2 और 3। तो देखिए, यह भी व्यवहारिक ज्ञान पर ही आधारित प्रश्न था, दैनिक जीवन पर आधारित प्रश्न था। तो अगर आप अपने आसपास की प्रौद्योगिकी को दैनिक जीवन में किस प्रकार से विज्ञान के अनुप्रयोग हो रहे हैं, उन सबको समझकर चल रहे हैं, तो दोस्तों निश्चित ही आप 11 में से 10, 9 या फिर पूरे 11 प्रश्न हल करने में भी सक्षम होंगे। और हम आपको इन सभी बारीकियों की एक सही डायरेक्शन में आपसे चर्चा करेंगे, जो कि आज के बदलते UPSC के रुझान के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसी ऊर्जा और उत्सुकता के साथ हमसे जुड़े रहिएगा और पूरे कोर्स को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, अब हमारा अगला प्रश्न है डिजिटल हस्ताक्षर पर आधारित। इसमें आपसे पहला कथन दिया गया है कि डिजिटल हस्ताक्षर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो किसी जारी करने वाले प्रमाणन अधिकारी की पहचान करता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा जो हमारा डिजिटल हस्ताक्षर होता है, अगर आपने अमेजन, फ्लिपकार्ट या किसी भी कंपनी से कोई सामान घर पर मंगाया हो, तो वह पहले एक टैब लेकर आते थे और अभी भी कई बार लेकर आते हैं। टैब या फोन होता है उनके हाथ पर, जिसमें वे आपके हस्ताक्षर मांगते हैं, वह होते हैं डिजिटल हस्ताक्षर, और उस पर आप ऐसे साइन करके छोड़ दिया करते थे। तो दोस्तों, आप इसको देखकर बता सकते हैं यह क्या कोई रिकॉर्ड है या कोई अभिलेख है? बिल्कुल नहीं है। अगर आपने बारीकी से इस कथन को पढ़ा है तो यह सिर्फ और सिर्फ एक हस्ताक्षर है, कोई अभिलेख या रिकॉर्ड नहीं है। और इसमें अभिलेख वर्ड यूज हुआ है जो कि सर्वथा अनुपयुक्त है। इसी कारणवश यह ऑप्शन गलत हो गया, और इस ऑप्शन के गलत होते ही ये ऑप्शन भी गलत हो गया और ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। और दूसरा कथन है इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में यह प्रयुक्त होता है। तो बिल्कुल सही बात है। जब अमेजन वाला आपके घर पर डिलीवरी के लिए आया था तो आपने अपना जो भी ऑर्डर था वह लेते हुए यह प्रमाणित किया था कि आपने वह प्रोडक्ट ले लिया है, इसीलिए आपने साइन किए थे। तो यह क्या किया, आपने अपनी एक व्यक्तिगत प्रमाण दिया, पहचान दी इस माध्यम के जरिए, इंटरनेट के जरिए या फिर कोई भी प्रौद्योगिकी के जरिए कि आपने प्रोडक्ट ले लिया है, इसीलिए यह कथन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, इस कथन के सही होते ही आपको पता लग गया होगा कि आपका बी ऑप्शन सही होगा, अर्थात जो तीसरा कथन है वह भी सही होगा। आपका तीसरा कथन है इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की यह एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और यह सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित रहे। बिल्कुल सही बात है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है भी, और जो आपका मूल अंश है वह अपरिवर्तित रहता है और आप एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर कर पाते हैं।
तो ये देखिए, ये भी व्यवहारिक ज्ञान पर ही आधारित प्रश्न था। इसी श्रृंखला में हमारा अगला क्वेश्चन है कुछ भौतिक अवस्थाओं के बारे में, कण भौतिकी के बारे में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रक्षेपण किया है और यह प्रक्षेपण का क्या महत्व है। तो दोस्तों क्या हुआ है, ब्लैक होलों के विलय का प्रक्षेपण हुआ है, अर्थात दो बड़े बड़े ब्लैक होल आपस में मिल गए हैं और उन ब्लैक होलों के आपस में मिलने से, विलोपन से क्या हुआ है और उसका क्या महत्व है। दोस्तों अरबों प्रकाश वर्ष दूर है, तो देखो अरबों प्रकाश वर्ष दूर होगा तो ऐसे तो है नहीं कि बहुत दूर की चीज यहां तक आएगी, तो निश्चित ही कोई वेव या तरंग होनी चाहिए। और आपने अगर थोड़ा सा भी विज्ञान के बारे में पढ़ा हो तो एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है ग्रेविटेशनल वेव अर्थात गुरुत्वीय तरंगों का। इसीलिए इतनी दूर से भी यह इतनी शक्तिशाली तरंगे होती हैं, जिसकी वजह से हमें यह पता चला कि ब्लैक होलों का विलय हुआ है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वह बी होगा। हम हमारे कोर्स में हैं जानेंगे कि ऐसी कौन कौन से कारण हैं जिससे ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट इतने वर्षों बाद हो पाई हैं और यह क्या होती हैं और किस प्रकार से महत्वपूर्ण है कण भौतिकी और अंतरिक्ष में विभिन्न रहस्यों को जानने के लिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि समसामयिकी में प्राय समाचारों में आने वाला एक प्रोटीन है CS9, आखिर यह क्या है। तो दोस्तों जब हम जैव प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि जो CS9 होता है यह एक प्रकार की कैंची है, एक आणविक कैंची है। एक प्रकार की हमारे पास एक टेक्नोलॉजी होती है क्रिस्पर। इस प्रौद्योगिकी में जो CS9 नाम का जो आपका प्रोटीन होता है, ये इस टेक्नोलॉजी में यह प्रोटीन क्या करता है, एक कैंची का कार्य करता है। अब कैंची है तो कुछ ना कुछ तो काटेगी ही, और कैंची क्या काटती है, आणविक कैंची होती है, इसलिए आणविक स्तर पर आपके जो भी जीन हैं उन्हें काटने का, उनकी एडिटिंग का कार्य करती है। जीन का मतलब डीएनए या आरएनए में बदलाव के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजों को काटेगी और फिर हम क्या कर पाएंगे, एडिटिंग कर पाएंगे। तो अब ऑप्शनों को अगर हम देखें तो देखिए पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा कि जो लक्ष्य साधित जीन संपादन अर्थात टारगेटेड जीन एडिटिंग में यह क्या कार्य करती है, आणविक कैंची का कार्य करती है। यह बहुत ही आसान प्रश्न था और जो बहुत आसानी से आप हल कर सकते थे। बस आपको पता होना चाहिए कि जीन एडिटिंग की बारीकियां क्या हैं, ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हैं जब जो कि हम जैव प्रौद्योगिकी में जीन एडिटिंग में प्रयोग में लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी कुछ इसी प्रकार से विज्ञान में हुए अभिनव विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों जब भी नहीं वर्ड आए 2 बार अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि इस नहीं के चक्कर में कई छात्र 4-5 नंबर गवा देते हैं और मुख्य परीक्षा देने में असफल हो जाते हैं। इसीलिए पहला ऑप्शन इसमें क्या पूछा है, नहीं पूछा है। तो पहला ऑप्शन है आपका विभिन्न जातियों की कोशिकाओं के लिए डीएनए के खंडों को जोड़कर प्रक्रियात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं। दोस्तों प्रक्रियात्मक अर्थात फंक्शनल गुणसूत्र रचना कोई हंसी खेल नहीं है, आसानी से आप इनको नहीं रच सकते। इसीलिए प्रक्रियात्मक गुणसूत्र ही जब नहीं रचे जा सकते तो यही ऑप्शन गलत होगा, और अगर यही ऑप्शन गलत है तो आपसे सही नहीं है यही पूछा गया था। तो क्या हुआ, पहला ऑप्शन ही आपका आंसर हो गया। अब आप चाहे आगे के ऑप्शन देखें या ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अगर आपके पास टाइम है तो देख लीजिए, नहीं तो केवल एक ऑप्शन से भी आप प्रश्न को हल करने में सक्षम हैं। और ध्यान रखिए जब भी यूपीएससी थोड़ा मॉडरेट या टफ टाइप का प्रश्न बनाता है तो पहला या कुछ एक कीवर्ड ऐसा दे देता है जिसको अगर आपने देख लिया तो हो गया आपका काम, कोई भी झंझट नहीं है। अगला हमारा प्रश्न आधारित है सार्वजनिक परिवहन बसों के लिए ईंधन के रूप में जो हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी का इस्तेमाल करने के प्रस्तावन
प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, जिसमें आपसे सही कथन कौन सा है यह पूछे गए हैं। अब क्या है आपका कीवर्ड? हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी अर्थात कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इसमें पहला कथन है HCNG के इस्तेमाल का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन का विलोपन है। तो दोस्तों कितना आसान कीवर्ड है, अगर आपने पकड़ लिया तो विलोपन। यह जो देखो, विलोपन यानी सब कुछ खत्म नहीं हो सकता, कार्बन मोनोऑक्साइड पूर्णतः खत्म नहीं हो सकती। बस यही कीवर्ड आपको पकड़ना है कि अगर आपने विलोपन शब्द को पकड़ लिया तो आप आसानी से बता सकते हैं यह गलत प्रश्न है। अगर आपको HCNG के बारे में नहीं भी पता है और सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान से आप देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड का पूर्ण विलोपन होना संभव नहीं है। इसीलिए सारी की सारी कार्बन मोनोऑक्साइड CO खत्म नहीं हो सकती। इसीलिए यह कथन क्या होगा? गलत होगा। और अगर यह कथन गलत है तो आपका पहला ऑप्शन गया, चौथा ऑप्शन गया, अब बचे 2 ऑप्शन। तो दूसरा जो कथन है, ईंधन के रूप में HCNG कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन को कम करती है। बिल्कुल सही बात है। अब CNG में भैया हाइड्रोजन मिलाया है तो सीधी सी बात है कुछ तो फायदा कर रही होगी ना। तो जो फायदा कर रही है वह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन के जो उत्सर्जन है उन्हें कम करेगी। अब कम करेगी तो यह ऑप्शन सही होगा। और अगर सही होगा तो आपके 2 ऑप्शन बचे थे, जिसमें से यह ऑप्शन भी गया और केवल यह बचा। तो आप आसानी से इस बी ऑप्शन को टिक कर पाएंगे। तो आपने जाना कि किस प्रकार से हम कम कथनों के अनुसार भी इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आज मैं आपको यह बता रहा हूं कि किस प्रकार से व्यवहारिक चीजें ही पूछी जाती हैं और किस प्रकार से आपको प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों को टैकल करना है। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध अर्थात MDR मल्टीपल डिजीज रेसिस्टेंस के होने के कारण है। तो दोस्तों आपने कई लोगों से सुना होगा कि मल्टीपल डिजीज रेसिस्टेंस क्या होता है। कई बार हम बहुत ज़्यादा ऐसी प्रतिजैविक दवाइयाँ एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, जैसे कि आप अगर पेनिसिलिन का इंजेक्शन निरंतर लगवा रहे हैं तो छोटी मोटी दवाइयों क्रोसिन वगैरह से आपके ऊपर असर नहीं होगा। यही होता है बहु औषध प्रतिरोध। बहुत सारी औषधियों से आप प्रतिरोधक क्षमता जनरेट कर लेते हैं और छोटी मोटी दवाइयां आप पर प्रभाव नहीं दिखा पाती, क्योंकि आपने जो प्रतिजैविक दवाइयां हैं एंटीबायोटिक्स जो हैं उनका गलत प्रयोग किया है। पहला कथन आपका कहता है कि कुछ व्यक्तियों में आनुवांशिक पूर्ववर्ती अर्थात जो जेनेटिक प्री डिपोजिशन है उसकी वजह से यह कार्य होता है। बिल्कुल नहीं दोस्तों, मैंने आपको क्या कहा कि प्रतिजैविक दवाइयों के अनुचित प्रयोग से MDR होता है। ज़्यादा अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो छोटी मोटी दवाइयां आप पर प्रभाव नहीं दिखा पाती हैं। तो क्या हुआ? यह जेनेटिक यानी कि पहले से आपके पास आनुवंशिक नहीं होता है, पीढ़ियों से नहीं मिला होता है। तो यह ऑप्शन आपका क्या होगा? गलत होगा। और इस ऑप्शन के गलत होते ही पहला ऑप्शन गलत हो जाता है, तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, केवल 2 ऑप्शन बचते हैं। तो अगर आप सीधे चौथे ऑप्शन को देखेंगे तो आप हल कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपको टिक करना है। तो देखिए कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना, देखिए यह एक प्रकार का डिस्गाइज्ड ऑप्शन है। थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको क्योंकि आपको सीधा सीधा कुछ नहीं कहा गया है, परंतु दोस्तों मैंने आपको बताया बहुत सारे चिरकालिक रोग होंगे तो लोग क्या करेंगे? एंटीबायोटिक्स ज़्यादा खाएंगे, प्रतिजैविक दवाइयाँ ज़्यादा खाएंगे। और अगर प्रतिजैविक दवाइयाँ ज़्यादा खा रहे हैं तो क्या होगा? आपके MDR अर्थात बहु औषध प्रतिरोध हो जाएगा। वो छोटी मोटी दवाइयां क्रोसिन डिस्प्रिन असर नहीं कर पाएंगी। तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। और इस ऑप्शन के सही होते ही आपका जो आंसर होगा सही वह होगा D। अब आपको तीसरा ऑप्शन देखना है तो देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है? पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल। अब देखिए, अब आपको कीटनाशकों में या कई चीज़ों में अगर फार्मिंग में ही प्रतिजैविक दिए जाएं और आपको पता ना हो तो आप क्या करेंगे? ना जानते हुए भी बहुत सारे प्रतिजैविक खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, तो क्या होगा? MDR होगा,
फल डिजीज रेसिस्टेंट हो जाएगा, बहुत सारी औषधियों से आप प्रतिरोधक क्षमता जनरेट कर लेंगे, उनका असर आप पर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो देखिए एक छोटी सी एमडीआर, आपको अगर यह पता हो कि एंटीबायोटिक्स के प्रयोग से अगर एमडीआर होता है तो आप हल कर पाएंगे आसानी से यह प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं। ध्यान दीजिए, ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती हैं। देखिए ओस की बूंदें जब नहीं बनेंगी जब जो हमारे प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन है, परावर्तन है, वह ज़्यादा होगा, तो ओस की बूंदें नहीं बनेंगी क्योंकि संघनन कम हो पाएगा। और इस प्रकार का ऑप्शन आपका बी है। पृथ्वी के विकिरण को अगर बादल वापस परावर्तित कर दे, आपका जो टेम्परेचर है अब परावर्तन की वजह से उतना नहीं बढ़ पाएगा, तो क्या होगा, ओस नहीं बन पाएगी। इसीलिए आपका जो सही ऑप्शन होगा वह क्या होगा, बी होगा, कि पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित नहीं कर पा रहा है। अब आपको अगर इतना सा बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप एक या 2-3 सेकंड में इसको हल करके निकल सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसका या किनका मापन या आकलन करने से उपग्रह चित्रों या सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए यह किस पर आधारित है, उपग्रह की एक आधारभूत चीज पर कि आखिर ये काम कैसे करते हैं। इसी प्रकार से कुछ बेसिक चीजों को हमें समझना है जो सिर्फ आप जिज्ञासु और विजुअलाइजेशन के दम पर ही कर पाएंगे, जो कि आपको हम हमारे इस व्यवस्थित कोर्स में करवाने जा रहे हैं। तो प्रत्येक लेसन से आप कृपया जुड़े रहिए और इस डिजिटल माध्यम के आधार पर हमारा जो ज्ञान है वह आप तक निरंतर पहुंचता रहेगा। तो आपका जो पहला कथन है वह है, किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश। बिल्कुल सही बात है। जो हमारे सैटेलाइट होते हैं वह कितने हरे भरे खेत हैं, गांव हैं, वन हैं, उन सब की क्या करते हैं, एक थर्मल इमेज करते हैं। जो आपका थर्मल इमेजर होता है सैटेलाइटों में, वह इन सब इमेजों को लेकर पता लगा लेता है कि किस प्रकार से मापन करना है चित्रों का, आंकड़ों का। और दूसरा ऑप्शन आपका है, किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। बिल्कुल सही बात है। ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन होता है उसकी मात्रा से जो आपके उपग्रह हैं सुदूर संवेदी आंकड़ों का पता लगाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए यह ऑप्शन भी सही होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्रीन हाउस गैस यह तापमान से रिलेटेड होगी और आपका ऑप्शन यही कह रहा है किसी विशेष स्थान का जो भूपृष्ठ तापमान होगा वह भी निर्धारित करेगा कि कौन कौन से आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाए सुदूर संवेदी चित्रों में, आंकड़ों में। यह सब उपग्रह के थर्मल इमेजर से ही संबंधित हैं। तीनों पॉइंट थर्मल इमेजर जो होता है वह तीनों चित्रों को लेने में सक्षम होता है और तीनों ही चीजों का यूज करता है। इसीलिए आपका जो चतुर्थ विकल्प है वही सही होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर आपसे पूछा गया है कि फसल और जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन कौन से निर्मुक्त होते हैं। आखिर अगर हम दिल्ली में आपने समस्या सुनी होगी कि जो पॉल्यूशन होता है, जो प्रदूषण होता है, वह फसलों के कारण, जलाने के कारण होता है। जो फसलों के अवशेष होते हैं उनको जलाने के कारण होता है। उसी पर आधारित यह प्रश्न है कि उनको जलाने से कौन कौन सी चीजें निकलती हैं। तो देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड निसंदेही निकलता है और आपके जो नाइट्रोजन ऑक्साइड के युग्म हैं वह भी निकलते हैं और सल्फर ऑक्साइड के युग्म भी निकलते हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ओजोन में परिवर्तित हो जाते हैं और यह इस ओजोन में परिवर्तन होकर ओजोन को भी निर्मुक्त करते हैं। तो यह चारों ऑप्शन ही निकलेंगे। तो आपका जो डी ऑप्शन है वह सही होगा, क्योंकि जैव फसलों को निकालने से यह सभी निर्मुक्त होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको यह बताया कि क्या पाठ्यक्रम है, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए, ऐसी कौन कौन सी रणनीति, फिलॉसफी, सिद्धांत होने चाहिए जिस पर आपके सारी सिविल सेवा परीक्षा की बागडोर टिकी हुई है। तो
उन्हीं सभी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस व्यवस्थित और विस्तृत पाठ्यक्रम का एक पर्सनलाइज्ड प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए, जिसमें हम आपकी प्रत्येक व्यक्तिगत कमियों को, बारीकियों को जानते हुए आपके अनुसार कोर्स डिजाइन करेंगे। तो उससे जुड़ने के लिए आप हमारा इस SS लाइव कोड को इस्तेमाल करते हुए जो फीस है उसे 10% के डिस्काउंट के साथ 31,500 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। और अब अगले लेक्चर में हम व्यवस्थित रूप से आप सभी से चर्चा करने जा रहे हैं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की। तो अगले लेसन में आप सभी हमसे जुड़े रहिए और देखेंगे कि किस प्रकार रचनात्मक और नवाचार तरीकों को प्रयोग करते हुए व्यवहारिक ज्ञान के साथ, विजुअलाइजेशन के साथ हम आपको प्रत्येक प्रौद्योगिकी बड़ी आसानी से रटा देंगे और आप आसानी से सफलता प्राप्त कर पाएंगे और हिंदी माध्यम भी अंग्रेजी माध्यम की तरह ही अच्छा रिजल्ट लाने में सक्षम होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपने कमेंट, लाइक और शेयर किया दोस्तों तो यह उत्साह प्रदान करेगा और एक शिक्षक के लिए उत्साह ही सब कुछ होता है। अगर एक शिक्षक अपनी बातों को, अपने टॉपिक्स को एक छात्र को आसानी से समझा पाता है तो उससे बड़ा हर्ष कुछ नहीं होता। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।